को देहरादून में होने जा रही मूल निवास रैली को लेकर पूरा राज्य आंदोलित है। मूल निवास की अवधारणा क्या है, यह मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। आई बटन में लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी यह वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था कि मूल निवास के साथ ही दो और जरूरी मसले भी जुड़े हुए हैं। एक है भू कानून और दूसरा उत्तराखंड में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या में वृद्धि। जनगणना न हो पाने के कारण फिलहाल हम वोटरों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाएंगे। दोस्तों, मैं संसाधनों के अभाव और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। आपसे वीडियो आखिर तक देखने, लाइक, कमेंट और शेयर करने की उम्मीद रहती है। यदि आप चाहते हैं कि यह आवाज बंद न हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार के नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। पहले हम भू कानून की बात करेंगे। उत्तराखंड मांगे भू कानून का नारा आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड में लोगों के पास बहुत सीमित जमीन है, लेकिन इस जमीन पर धन्ना सेठों, भू माफिया और जमीनखोरों की नजर लगी रहती है। पड़ोसी हिमाचल प्रदेश ने ऐसे जमीनखोरों से अपनी जमीनों को बचाने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जिन कुछ लोगों ने गंभीर अध्ययन किया है उनमें वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत भी शामिल हैं। देहरादून नगर निगम ऑडिटोरियम में उत्तराखंड महिला मंच के सम्मेलन में उन्हें इस विषय पर बोलने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था, जहां उन्होंने विस्तार से इस कानून के बारे में बताया। उत्तराखंड भू कानून पर उनके कई लेख भी पब्लिक डोमेन में हैं। गवर्नर जनरल उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बार बार कहा जाता है कि ये साजिश के तहत प्रधानमंत्री बने। ये तो उस समय भी वो उस काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे और उसके मिनिस्टर नंबर 1 भी थे। दूसरे नंबर पर सरदार पटेल थे, बाकी लोग तो 4-5 मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे। तो उसी दौरान मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भूमि कानून को बताना चाह रहा था। तो हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री अब होते हैं, उसमें उस जमाने में प्रीमियर कहा करते थे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हमारे प्रीमियर थे। तो उन तब बात उठी कि चलिए अब वो अंग्रेजों से हमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो हमारे सरमाएदार हैं, जो जमींदार हैं, वो तो रहेंगे। वो रहेंगे तो गरीब गरीब होता जाएगा और उनकी जमीनें वो हड़पते जाएंगे। उनकी जमीनों पर बाकी लोग, जो असली किसान है, जो खेत जोतता है, वो तो मजदूर का मजदूर ही रहेगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये युगों युगों से जिनके पास जमीन नहीं रही है वो हंटर गैदरर रहे हैं। जय सिंह रावत जी के अनुसार जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इस राज्य को पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की गई थी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 2003 में नारायण दत्त तिवारी और फिर भुवन चंद खंडूरी सरकारों ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन कर यहां की जमीनें बचाने का प्रयास किया था। एनडी तिवारी सरकार ने कानून में संशोधन कर व्यवस्था की थी कि जो व्यक्ति राज्य में जमीन का खातेदार न हो वह 500 वर्ग मीटर तक बिना अनुमति के जमीन खरीद सकता है। इस सीमा से अधिक जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। 2007 में भुवन चंद खंडूरी सरकार ने 500 वर्ग मीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। साफ था कि जो लोग इस पर्वतीय राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, वे भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार आवास के लिए जमीन खरीद सकते हैं। मूल निवासियों को 12 एकड़ तक कृषि भूमि खरीदने की छूट दी गई थी। इस कानून को पहले नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दोनों अदालतों ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया।
अब आया वर्ष 2018, राज्य में बीजेपी की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने के लिए 7 और 8 अक्टूबर को 2018 में देहरादून में इन्वेस्टर्स मीट हुई। धन्ना सेठों को खुश करना था तो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को ही दांव पर लगा दिया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 में संशोधन कर इस कानून में धारा 154(2) जोड़ दी और पहाड़ों में भूमि खरीदने की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। मतलब जितना पहाड़ चाहो खरीद लो, जाहिर है औने पौने दामों पर। इसी के साथ धारा 143 का जोड़कर खेती की जमीन के उपयोग को बदलने की बाध्यता भी खत्म कर दी। यानी कि अब कोई भी धन्ना सेठ उत्तराखंड में जो कुछ खेती की जमीन बची हुई है उसे खरीद सकता है और उसका मनमाना उपयोग कर सकता है। नतीजा यह है कि हमारे आपके आसपास के सारे पहाड़ या तो बिक चुके हैं या बस बिकने ही वाले हैं। इन पहाड़ों को बचाने के लिए दरअसल आज उत्तराखंड में भू कानून में 2018 में किए गए संशोधनों को हटाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अब एक नजर उत्तराखंड में अप्रत्याशित रूप से हो रही जनसंख्या बढ़ोतरी पर। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन 2012 से 2022 के बीच उत्तराखंड में वोटरों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह काफी कुछ सोचने को मजबूर करती है। देहरादून स्थित थिंक टैंक एसडीसी फाउंडेशन ने मतदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल जी ने इस विश्लेषण पर आधारित एक वीडियो खास तौर पर बात बोलेगी कि दर्शकों के लिए बनाया है। देखते हैं इस वीडियो के कुछ हिस्से। 3 डेटा सेट आप यहां देख सकते हैं, ए, बी और सी। संजोग से हिमाचल प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय राज्य है, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, एक सीमांत राज्य है, उत्तराखंड जैसी पृष्ठभूमि है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर उसका आकार बढ़ा है। हम लोग 54,000 स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 57,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2012 और 2022 हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में एक ही समय पर चुनाव होते हैं, हमारे महीने अलग होते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 दशक में जो वोटरों की वृद्धि हुई वो लगभग 10 लाख वोटर वहां पर 10 साल में बढ़े, यानी वहां पर वोटर वृद्धि 21% हुई। इसकी तुलना में उत्तराखंड राज्य में पिछले 1 दशक में 2012 के बाद 2022 में हमारे राज्य में लगभग 19 लाख वोटर बढ़े। ठीक है, हमारा बेस ज्यादा था, लेकिन हमारी जो वोटर वृद्धि हुई है 30% हुई है। तो यह भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या कारण हैं कि 2 पर्वतीय राज्य, 2 हिमालय राज्य, हिमाचल प्रदेश में 21%, और ये आपकी जानकारी में है, हम सब की जानकारी में है। उत्तराखंड में बार बार इसको आवाज आ रही है कि उत्तराखंड को भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो वोटरों में कहीं कम वृद्धि उत्तराखंड की तुलना में देखने को आ रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण हिमाचल प्रदेश का भू कानून है। खैर, ये तो एक रिसर्च का मुद्दा है, लेकिन कम से कम आंकड़े हमें स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड राज्य में कहीं ज्यादा जो है वोटर बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए जो हमारा डेटा सेट बी है, जैसा आप जानते हैं 5 राज्यों में एक समय चुनाव विधानसभा के होते हैं। ये 5 राज्य उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा। तो 2012 से हम फिर 2022 की बात करते हैं। जब हम 10 वर्षों की बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि जहां उत्तराखंड राज्य में 30% वोटर बढ़े, पंजाब में 21%, उत्तर प्रदेश में 19%, मणिपुर में 14% और गोवा में 13%। एक ये फिर से सवाल है आपके लिए, मेरे लिए और उत्तराखंड के समस्त चिंतनशील नागरिकों के लिए कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा जो है ये जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर कहना यह है कि हमारे पुरखों की जमीनें हमारे हाथों से खिसकती जा रही हैं। सरकार भी यही चाहती है कि हम अपनी जमीनें छोड़ दें और वह उसे धन्ना सेठों को सौंप दे। इसीलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि हम पहाड़ों से पलायन करें और वहां धन्ना सेठ कब्जा करें। इसीलिए मूल निवास और सशक्त भू कानून का मुद्दा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही हमें उत्तराखंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग करनी है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।